हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे टर्म इंश्योरेंस के बारे में। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया लाइफ इंश्योरेंस के बारे में और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किया लाइफ इंश्योरेंस को लेके, जैसे कि हमें फैमिली के किस मेंबर का इंश्योरेंस करवाना चाहिए, कितने अमाउंट के लिए करवाना चाहिए, कितने ड्यूरेशन के लिए करवाना चाहिए और कौन सा इंश्योरेंस करवाना चाहिए। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो जाके जरूर देखें, वो आपको हेल्प करेगा आपकी लाइफ इंश्योरेंस लेने में। अब पिछले वीडियो के बाद हमने ये डिसाइड किया कि हमें टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, बट टर्म इंश्योरेंस लेना भी इतना इजी नहीं है। बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें। बेसिकली टर्म इंश्योरेंस शुड बी वेरी सिंपल और सिंपल प्रोडक्ट ही था, बट विथ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई। बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी भी एक बिजनेस कर रही है, तो वो किसी न किसी तरीके से चाहेगी कि आपके पॉकेट से ज्यादा पैसे वो निकलवा पाए, और इसीलिए इंश्योरेंस पॉलिसी आपको एक बेसिकली एक सिंपल पॉलिसी नहीं बन के, मैं कैसे इसको पुट अप करूं, जैसे कि आप एक शोरूम में जाते हो कपड़ों के लिए, तो आपको बोला जाता है आपके परचेजिंग के बाद कि आप इसमें ये ऐड कर लोगे तो आपको ये डिस्काउंट मिलेगा, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। फिर ये ऐड कर लोगे, या किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो भी सिमिलर प्रोसेस ही रहता है। आजकल इंश्योरेंस पॉलिसी भी कुछ ऐसी ही हो चुकी है। तो जब आप एक सिंपल टर्म इंश्योरेंस कंपनी से परचेज करने जाओगे तो आपको बहुत सारी चीजों में वो उलझाने की कोशिश करेंगे और बेनिफिट्स के रूप में आपको दिखा के बहुत सारे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स, एड ऑन प्रोडक्ट्स आपको सेल करने की कोशिश करेंगे। बट हमें उन सब चीजों को अवॉइड करना है। हमने टर्म इंश्योरेंस इसलिए डिसाइड किया था कि टर्म इंश्योरेंस सबसे सस्ता इंश्योरेंस है और आपके ऑब्जेक्टिव को पूरा करता है। हमें मिनिमम से मिनिमम अमाउंट देके मैक्सिमम से मैक्सिमम कवरेज रखना है। दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव। और इसी ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए अगर हम टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो हम गलतियां कम से कम या नहीं करेंगे। ठीक है, राइट। अब कौन सा इंश्योरेंस हमें लेना था, टर्म इंश्योरेंस, इंडोमेंट टर्म इंश्योरेंस लेना था, ये हमने डिसाइड कर लिया, राइट। अब टर्म इंश्योरेंस लेते समय हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है वो हम आज डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर जाके देखें। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उससे आपको ये पता चलेगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस इंश्योरेंस लेने से पहले जो आपके मन में होते हैं कि हमें कितने अमाउंट का इंश्योरेंस लेना चाहिए, कितने टाइम पीरियड के लिए लेना चाहिए, या फैमिली के हर मेंबर के लिए लेना जरूरी है या किसी पर्टिकुलर मेंबर के लिए लेना है, और कौन सा इंश्योरेंस ऑब्वियसली लेना है। ये सारा इन सारे क्वेश्चन का आंसर हमने पिछले वीडियो में आपको दिया है। अब टर्म इंश्योरेंस को लेके, टर्म इंश्योरेंस लेते समय हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो आप जब टर्म इंश्योरेंस लेने जाओगे तो सबसे पहले आप अपना नाम वगैरह, अपना एज वगैरह सब उसमें दोगे। बेसिक रिक्वायरमेंट जो उनका होता है वो देने के बाद जब आप सेलेक्ट करने जाओगे तो आपको आपके सामने डिफरेंट प्रोडक्ट्स के रूप में आएंगे। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि आप रेगुलर पे लोगे या लिमिटेड पे लोगे। मतलब सपोज आपने 35 साल के लिए इंश्योरेंस लिया है, तो रेगुलर पे में क्या होगा, हर साल आपको एक सर्टेन प्रीमियम जो भी आपके कवरेज के अकॉर्डिंग लिए से 1000 रुपया पर मंथ आपको पे करना होगा। 35 इयर्स के लिए लिया है तो आपको 35 इयर्स तक के लिए वो पे करना होगा। वो अब क्या आपको ऑप्शन देंगे कि आप रेगुलर पे के बजाय लिमिटेड पे ले लो, जिसमें आपको 35 साल के लिए नहीं बल्कि सिर्फ 10 साल के लिए इंश्योरेंस पेमेंट करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको कोई इंश्योरेंस पेमेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम पे नहीं करना पड़ेगा।
आप 10 साल के लिए पे करो बस। इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम देने पड़ेंगे। इस तरीके से वो आपको आपके पॉकेट से एक्स्ट्रा पैसे निकलवाने की कोशिश करेंगे। वो बोलेंगे कि ये देखो आप 35 इयर्स तक पे करते हो तो आप इतना अमाउंट पे कर रहे हो, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करोगे तो सिर्फ 10 साल के लिए पे करना पड़ेगा, और ओवरऑल आपको इसमें कम पे करना पड़ेगा। बट अपने को उस चीज में नहीं फंसना है, क्योंकि अगर आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट है पे करने के लिए 10 साल के लिए, तो आप वो डिफरेंस अमाउंट म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करो। तो जितना आप सेव करोगे, जितना वो आपको दिखाएंगे आपकी आप इतना सेव कर रहे हो, उससे कहीं ज्यादा रिटर्न आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके वो अर्न कर सकते हो। देखो, आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि हम एक इंश्योरेंस प्लान ले रहे हैं, हम एक इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। तो हम अपने को इंश्योरेंस पार्ट अलग और इन्वेस्टमेंट पार्ट अलग रखना है। सो वी हैव टू कीप इट वेरी सिंपल। ठीक है, अपने को 35 साल तक इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना है, जो भी आपका इंश्योरेंस का पीरियड हो, उस पीरियड के लिए इंश्योरेंस पे करना है, और उसके एवज में अपने को कवरेज चाहिए। एंड वी नीड टू मेक श्योर कि कम से कम अमाउंट का इंश्योरेंस हो, ज्यादा से ज्यादा कवरेज हो। दैट्स इट। इसके बाद वो आपको एक दूसरा ऑप्शन देंगे कि आप होल लाइफ इंश्योरेंस का कवरेज ले लो। आपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि अपने को इंश्योरेंस अपने अर्निंग पीरियड के लिए ही लेना है, दैट इज अप टिल द एज ऑफ आवर रिटायरमेंट। जब तक आप सोच रहे हो कि मुझे इतने पीरियड के लिए काम करना है, दैट इज 60 और 65, तब तक के लिए ही इंश्योरेंस लेना है। उसके बियॉन्ड इंश्योरेंस लेके कोई मतलब नहीं आता है। आप 99 इयर्स तक या 100 इयर्स तक जो भी आपको वो ऑफर करेंगे कि इस पीरियड के लिए आप ले लो, तो आपको पता है उस पीरियड के लिए there is a high probability कि will not be alive by then, and हमें वो इंश्योरेंस प्रीमियम जो हमने पे किया वो वापस मिल जाएगा। बट ये बात इंश्योरेंस कंपनी को भी पता है, और इसलिए वो आपको एक हाई प्रीमियम चार्ज करेंगे इसके एवज में, क्योंकि उनको पता है कि वो प्रीमियम अल्टीमेटली वो पैसा आपको वो देंगे ही आपको। तो ये सारा कैलकुलेशन वो करके बैठे हुए हैं। तो अपने को उसमें भी नहीं फंसना है। अपना जो अर्निंग पीरियड है, जो टाइम ड्यूरेशन अपने डिसाइड किए पिछले वीडियो में कि इतने टाइम के लिए अपने को इंश्योरेंस कवरेज लेना है, 60 और 65 की एज तक, जब तक आप कमाना चाहते हो, आपके अर्निंग पे आपकी फैमिली डिपेंडेंट होने वाली है, तब तक के लिए ही आपको इंश्योरेंस कवरेज लेना है। फुल होल लाइफ इंश्योरेंस आपको नहीं लेना है। अगेन थर्ड तरीके से वो आपको बताएंगे वही मनी बैक ले लो। तो मनी बैक में हमने बहुत लेंथ में डिस्कस किया एग्जाम्पल के साथ पिछले वीडियो में कि हमें मनी बैक में नहीं जाना है, क्योंकि उन्हें पैसे वापस देने होते हैं, तो कवरेज बहुत कम हो जाता है, प्रीमियम बहुत हाई हो जाता है, एंड दैट इज नॉट व्हाट वी वांट। अपने को इन्वेस्टमेंट अलग रखना है एंड इंश्योरेंस अलग रखना है। सो मनी बैक में भी अपने नहीं जाएंगे। अब इन सब चीजों के बाद वो आपको डिफरेंट राइडर्स के रूप में आपको बोलेंगे कि 150 रुपया आप ऐड कर दो, और आपको एक ये राइडर एक्स्ट्रा, फिर 150-200 ऐड कर दो, ये राइडर एक्स्ट्रा। डिफरेंट तरीके से वो आपकी प्रीमियम को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट में क्या होता है, वो आपको बोलेंगे कि अगर एक्सीडेंट की वजह से आपकी डेथ हो जाती है, तो हम आपको एक्स्ट्रा अमाउंट देंगे। तो ऑब्वियसली इसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम वो चार्ज करेंगे, बट देन हमने इनिशियली डिसाइड कर लिया है कि अपने को इतना अमाउंट एज अ कवरेज चाहिए। अब वो डेथ एक्सीडेंट की वजह से हो, किसी इलनेस की वजह से हो, या किसी भी कारण की वजह से हो, अब अपने को उतना अमाउंट का ही कवरेज चाहिए। एक्सीडेंटल डेथ की वजह से एक्स्ट्रा अमाउंट का रिक्वायरमेंट होने वाला है ऐसा तो नहीं है। तो अपने को इन सब चक्करों में नहीं फंसना है कि ये राइडर ऐड कर लो, वो राइडर ऐड कर लो, एंड अपने को अपना प्रीमियम कम से कम रखना है। मैंने बहुत सारे राइडर्स देखे हैं, तो 2 राइडर्स ऐसे हैं
जो मुझे लगा कि मेक सेंस, जो शायद आप चाहो तो इंक्लूड कर सकते हो, बट ऑब्वियसली आप चाहो तो उसको एक्सक्लूड भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। बट मुझे ये दो राइडर्स बेनिफिशियल लगे। एक तो है क्रिटिकल इलनेस राइडर। तो क्रिटिकल इलनेस में क्या होता है, आपको या अर्निंग मेंबर को अगर कुछ पीरियड के लिए कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाती है जिसके वजह से वो काम पे नहीं जा सकते और उनकी इनकम रुक जाती है, तो उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए आपको इंश्योरेंस कवर कर लेता है। तो बेसिकली अपना आइडिया इंश्योरेंस करवाने का यही है कि अर्निंग मेंबर के अर्निंग रुक जाने की वजह से फैमिली को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना आए, तो दैट इज ऑल्सो वन पार्ट जो वो फुलफिल कर सकता है। बट अगेन आप चाहो तो इसे अवॉइड कर सकते हो, बट मुझे लगा कि ये एक राइडर है जो आप इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि क्रिटिकल इलनेस की वजह से हम 2 साल 3 साल 5 साल ऑफिस नहीं जा सकते, काम पे नहीं जा सकते, जिसकी वजह से हमारी इनकम रुक जाती है। सेकेंडली, एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी। तो एक्सीडेंट की वजह से अगर आप डिसेबल हो जाते हो एंड यू विल नॉट बी एबल टू गो टू योर ऑफिस, आप काम पे नहीं जा सकते हो, तो उस केस में भी आपको इंश्योरेंस कवर कर लेता है। ऑब्वियसली इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम देने पड़ते हैं। तो ये एक दो राइडर मुझे लगे कि शायद आप चाहो तो इंक्लूड कर सकते हो। बट इसमें ये राइडर अगर इंक्लूड करना हो, देखो यार बहुत सारे राइडर है, बहुत सारे ऑप्शंस है ना, आपको ये नहीं प्रिज्यूम करना है कि उस सारी चीजों को आप कवर करने जाओगे तो आपका प्रीमियम बहुत हाई हो जाएगा। तो वी हैव टू मेक श्योर कि अपना प्रीमियम लिमिटेड रहे, कवरेज जो रीजनेबल कवरेज हो वो अपने को कवर, जो रीजनेबल रिस्क है वो अपने को कवर करके चलना है। अगर आप ये राइडर, जो दो राइडर मैंने डिस्कस किए हैं, अगर आपको वो इंक्लूड करना हो तो उसमें एक चीज का ध्यान रखना, कंपनी सेलेक्ट करते समय कुछ कंपनी क्या करती है, आपका जो इनिशियल इंश्योरेंस का जो अमाउंट है वो उसमें से ही ये पैसे काट के आपको क्लेम देती है। मान लेते हैं आपका कवरेज 1 करोड़ का है और क्रिटिकल इलनेस राइडर आपने 30 लाख का लिया, तो वो क्या करेंगे, 30 लाख रुपीज उसी 1 करोड़ इनिशियल 1 करोड़ में से वो काट के आपको दे देंगे, और 70 लाख रुपीज, रिमेनिंग 70 लाख रुपीज आपका कवरेज बाद में कंटिन्यू रहेगा। अगर कुछ हैपनिंग हो जाता है, डेथ हो जाता है, तो वो 70 लाख आपकी फैमिली को मिलेंगे। बट कुछ कंपनी है जो ओवर एंड अबव इनिशियल इंश्योरेंस अमाउंट ये इंश्योरेंस करती है। 1 करोड़ के बाद 1 करोड़ का आपका इंश्योरेंस कवरेज कंटिन्यू रहेगा, और कुछ हो जाता है क्रिटिकल इलनेस या ये एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी, तो अगर 30 लाख का आपने कवर लिया तो 30 लाख इन एडिशन टू 1 करोड़ है, राइट। तो अपने को उन चीजों का ध्यान रखना है कंपनी सेलेक्ट करते समय। आई वुड रिकमेंड कि इन एडिशन टू इनिशियल कवरेज अमाउंट लो, क्योंकि वो तो आपने अलग से सेट किया हुआ है फॉर योर फैमिली, राइट। तो फाइनली एक दो चीजों का और ध्यान रखना है, जैसे कि लास्ट में वो आपको बोलेंगे ये जो भी पैसे हैं ये आप लमसम में लेना चाहते हो या फिर इंस्टॉलमेंट में आप लेना चाहते हो। तो बेसिकली क्या वो आपको एडवाइस या सजेस्ट करते हैं, आपको बताते हैं कि जो भी इंश्योरेंस कवरेज आपने लिया है, सपोज 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवरेज लिया है और अर्निंग मेंबर की डेथ हो जाती है और वो पैसे जब फैमिली को मिलते हैं, तो दो ऑप्शन होता है, एक साथ 1 करोड़ रुपए मिल गए या उसको आपने मंथली डिवाइड कर दिया कि मेरी फैमिली 1 करोड़ रुपया एक साथ हैंडल नहीं कर पाएगी, तो आप एक काम करो, इसको हर मंथ 50,000 75,000 रुपीज पर मंथ आप मेरी फैमिली को देते रहो, तो उससे फंड्स मैनेज्ड रहेगा। बट आई वुड नॉट रिकमेंड यू दिस। अगर आपकी फैमिली में मेंबर्स हैं जो फाइनेंस समझते हैं, फाइनेंस मैनेज कर सकते हैं, तो वेल एंड गुड, आप अपनी फैमिली को बताओ, डिस्कस करो
कि मैंने इतने का इंश्योरेंस लिया है, अगर कुछ हो जाता है तो इतने पैसे आएंगे। उन पैसों को क्या करना है आप अपनी फैमिली से पहले डिस्कस करो, उनके साथ बैठ के डिस्कस करो कि इस फंड्स को एफडी में इन्वेस्ट करना है या कहीं और इन्वेस्ट करना है। आप एफडी में इन्वेस्ट करोगे तो इतना इंटरेस्ट आएगा एंड दैट विल मेंटेन योर एवरीडे एक्सपेंसेस। बट अगर आपकी फैमिली में अगर आपको लगता है कि फिनेंस मैनेज करने वाले लोग नहीं है, वो फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस नहीं समझते हैं एंड 1 करोड़ रुपया एक अमाउंट, हेवी अमाउंट एक साथ आने पे वो शायद हैंडल ना कर पाए, तो उसके लिए भी आप विल बना सकते हो, अपने लॉयर से डिस्कस कर सकते हो और उस पैसों को अकॉर्डिंगली आप अरेंजमेंट करके जा सकते हो। बट कंपनी के पास वो छोड़ देना इज नॉट a good idea because वो फंड अगर आप एक साथ लेके अपने एफडी में रखते हो या कहीं और इन्वेस्ट करते हो, पार्टली एफडी पार्टली कहीं म्यूचुअल फंड में, तो ज्यादा बेटर रिटर्न आपको मिलेंगे। तो बेसिकली ये तरीके होते हैं इंश्योरेंस कंपनी के जिससे वो आपको उलझाने की कोशिश करेंगे, आपकी प्रीमियम अमाउंट बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो अपने को उस चक्कर में नहीं फंसना है। अब अपने को ये सारा डिसाइड करने के बाद कौन सी कंपनी से इंश्योरेंस लेना है, ये एक क्वेश्चन रहता है हमारे माइंड में कि कौन सी कंपनी अच्छी है। तो देखो, कोई भी बड़ी कंपनी, रेप्यूटेड कंपनी जो है, HDFC, ICICI, एक्सिस, मैक्स, जो भी आपको बिग नेम है, आप उनके साथ जा सकते हो। दे आर डिफरेंट क्राइटेरिया, बहुत सारी क्राइटेरिया है जिससे लोग एनालाइज करते हैं कंपनी को। बट जैसे कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो, तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो में क्या होता है, आप देखते हो कि सपोज कंपनी के पास 100 क्लेम आए हैं, तो उसमें से उन्होंने कितने क्लेम को सेटलमेंट किया है, 98%, 99%। तो हाइयर द रेशियो, जितना रेशियो हाई होगा किसी भी कंपनी का, उतना बेटर माना जाता है। वैसे अमाउंट सेटलमेंट रेशियो या वैल्यू सेटलमेंट रेशियो इज अनदर क्राइटेरिया, जिससे हम कंपनी को एनालाइज करते हैं, कंपनी को देखते हैं कि कंपनी अच्छी है या नहीं है। जिसमें क्या होता है, अमाउंट सेटलमेंट रेशियो में क्लेम सेटलमेंट रेशियो में अपने देखते हैं कितने परसेंटेज ऑफ क्लेम उन्होंने 98-99% उन्होंने सेटल कर दिया। लेकिन हो सकता है उन्होंने एक क्लेम जो छोड़ दिया 100 में से, वो बड़े अमाउंट का हो और उससे उस क्लेम को उन्होंने सेटल नहीं किया हो, तो और 99 जो छोटे छोटे वाले हैं उसको उन्होंने सेटलमेंट कर दिया हो। तो इसको नेगेट करने के लिए अमाउंट सेटलमेंट रेशियो इज अनदर क्राइटेरिया, जिसमें आप देखते हो अगर कंपनी को 100 करोड़ का क्लेम कंपनी के पास आया है, तो उसमें से उन्होंने कितने परसेंटेज क्लेम सेटल किए हैं। तो इन दोनों रेशियो को आप चाहो तो देख सकते हो। तो दोनों केस में हाइयर द रेशियो बेटर इट इज द कंपनी। बट बहुत ज्यादा इसमें स्ट्रिक्ट और टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 98-99% का कवरेज रहता है एंड ये रेशियो ओवर द पीरियड चेंज होता रहता है। तो आप हर साल तो अपना चेंज नहीं कर सकते हो। ऑब्वियसली लेते समय आप इन चीजों को गो थ्रू जरूर कर सकते हो कि सेटलमेंट रेशियो क्या है। एंड देन इसके अलावा इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी है जो इंश्योरेंस कंपनी को बहुत ही स्ट्रिक्टली मॉनिटर करती है। तो यू डोंट हैव टू वरी कि आप जिस कंपनी से इंश्योरेंस करवा रहे हो और वो कंपनी डूब जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि देयर इज अ रेगुलेटरी बॉडी विच टेक केयर्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। बहुत ही स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होता है इन कंपनियों का। तो I think these are the things which you need to make sure that you need to go through while selecting a term insurance, and we have to keep it very simple. बहुत ज़्यादा अपने प्रीमियम को
बढ़ाने की जरूरत नहीं है। डिफरेंस जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट आप उधर पे करने अगर आपके पास है और करना चाह रहे हो, तो आई वुड सजेस्ट बेटर कि आप वो अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, वो आपको ज्यादा बेनिफिट करेंगी। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जब भी आप इंश्योरेंस लो, तो जो भी क्वेश्चंस इंश्योरेंस कंपनी आपसे पूछती हैं अबाउट योर हेल्थ, अबाउट योर हैबिट्स, सपोज स्मोकिंग हैबिट के लिए या ड्रिंकिंग के लिए या कोई भी और हेल्थ कंडीशन के लिए, तो वो आप फेयरली उसका आंसर दो। अदरवाइज इंश्योरेंस कंपनी चाहती है कि अगर आप कुछ गलत आंसर आपने दिया है, कुछ गलत उसमें फिल कर दिया है टू अवॉइड अ प्रीमियम, तो इंश्योरेंस क्लेम लेते समय आपको वो प्रॉब्लम होने वाली है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप जो भी क्वेश्चन है उसका प्रॉपरली आंसर दो। सो होपफुली ये वीडियो आपके काम आया हो, आपके काम आएगा टू सेलेक्ट टर्म इंश्योरेंस। आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, ये होपफुली आपको इस वीडियो में समझ में आया हो। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। ऐसे वीडियो हम लेते आएंगे और हम डिस्कस कर देंगे पर्सनल फाइनेंस के ऊपर। पर्सनल फाइनेंस एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे लाइफ के लिए। अनफॉर्चुनेटली पर्सनल फाइनेंस को लेके न तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में ज़्यादा इसे कुछ बताया गया हो, कुछ पढ़ाया नहीं गया है हमें, और ना ही हमारे घरों में पर्सनल फाइनेंस को लेके बच्चों को या हमें एजुकेट किया जाता है। एंड दैट इज द रीज़न लॉन्ग रन में हम सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि जो अच्छे प्रोफेशन से होते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड और भी प्रोफेशन में, फिनेंस प्रोफेशन से भी इनफैक्ट जो फिनेंस बैकग्राउंड से भी होते हैं, वो अपने पर्सनल फाइनेंस को मैनेज नहीं कर पाते हैं। उनकी अच्छी सैलरी होने के बावजूद वो अपने लाइफ में स्ट्रगल करते रहते हैं। एंड ऑफ द करियर वो एक अच्छा वेल्थ जनरेट नहीं कर पाते हैं। दैट इज द रीजन अपने को अपना पर्सनल फाइनेंस को लेके अपने आप को एजुकेट टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए। एंड वी विल कीप डिस्कसिंग ऑन दिस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड कमिंग वीडियोज। आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हो, देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।